हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 के बारे में जानेंगे। भारतीय दंड संहिता की अध्याय 4 धारा 76 से धारा 106 यानी धारा 76 से धारा 106 तक साधारण अपवादों से संबंधित है। साधारण अपवाद को हम समझेंगे। पहले क्या है ये, इसके पहले हम जान लें अध्याय 4 के उपबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 6 एवं 40 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के साथ पठनीय हैं। आइए जान लेते हैं कि धारा 6 और धारा 105 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हैं ये क्या बताते हैं हमें। तो हम पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 6 के बारे में जानते हैं, जिसमें बेयर एक्ट में लिखा गया है, इस संहिता में अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपबंध तथा ऐसी परिभाषा या दांडिक उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवादों के अधीन होगा। यद्यपि इन अपवादों को प्रत्येक दांडिक उपबंधों के साथ दोहराया नहीं गया है। मतलब भारतीय दंड संहिता में जहाँ जहाँ भी दंड की बात और अपराध की बात की गई है वहाँ वहाँ अध्याय 4 के धारा 76 से 106 के अंतर्गत जिन अपवादों का वर्णन किया गया है उन अपवादों को स्वतः ही मान लिया जाएगा कि पूरी संहिता में यानी भारतीय दंड संहिता में जहाँ जहाँ भी अपराध और दंड का वर्णन किया गया है वहाँ वहाँ इन अपवादों को जो अध्याय 4 में वर्णित है स्वतः ही स्वीकार किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन में, भारतीय दंड संहिता के हर सेक्शन में यह बात बताना जरूरी नहीं है कि इसका अपवाद क्या है या अपवाद क्या नहीं है। सारे अपवादों को एक जगह अध्याय 4 में कलेक्ट कर दिया गया है और जहाँ जहाँ भी ऐसे दंड की बात होगी वहाँ ये अपवाद साथ साथ चलेंगे। इनको ज़रूरी नहीं है कि उस सेक्शन में जोड़ा ही गया है होगा कि यहाँ पे ऐसा अपवाद है या वैसा अपवाद नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार जो कोई यह कहता है कि उसके मामले में तथ्य एवं परिस्थितियां उसके मामले को साधारण अपवाद या किसी विशेष अपवाद या किसी परंतुक की परिधि में लाते हैं, उसे ऐसे तथ्य एवं परिस्थितियों का अस्तित्व सिद्ध करना होगा। न्यायालय ऐसे तथ्यों परिस्थितियों का अभाव उपधारित करेगा। अर्थात धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की यह बता रही है कि अपवाद को सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा। और अध्याय 6 के बारे में हम कुछ और अध्याय 4 आईपीसी के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। इसमें साधारण अपवाद का वर्णन तो किया ही गया है जो धारा 76 से लेकर 106 तक वर्णित है और साधारण अपवाद में कोई दंड नहीं दिया जाता है, यह एक बचाव है। अध्याय 4 जो है वह एक बचाव के बारे में बताता है कि किस अपराध में किसे और कैसे किन कारणों से बचाव मिल सकेगा। तो साधारण अपवाद क्या है? साधारण अपवाद में दंड नहीं बल्कि बचाव की बात की गई है। साधारण अपवाद का बचाव भारतीय दंड संहिता विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के तहत किए गए अपराधों में लिया जा सकता है। इससे पहले कि हम अध्याय
4 में आगे सेक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। आप अध्याय 1, 2, 3 सेक्शन 1 2 सेक्शन 75 तक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं और आप पूरी बेयर एक्ट को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हैं और आप एक अपना नोट्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है आप बेयर एक्ट पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और बेयर एक्ट को ओपन करके आप समझ पा रहे होंगे। आपको मेरे बेयर एक्ट के पेज में ये दिख रहा है कि कैसे मैंने क्रूशियल वर्ड्स को कलर किया हुआ है। आप भी ऐसा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब भी आप इन पन्नों को पलटेंगे तो आपके लिए इन बातों को आँखों को कैच करना और दिमाग में रख पाना बहुत आसान हो जाएगा। हम साधारण अपवाद को अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इसके पहले हम ये जान लें कि साधारण अपवाद को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो धारा 76 से 95 तक, यह सामान्य बचाव की बात करता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। धारा 76 से धारा 76 से धारा 95 यानी सेक्शन 95 तक सामान्य बचाव की बात करता है। इसका आधार दुराशय का अभाव, आशय की अनुपस्थिति और आपराधिक मनःस्थिति का अभाव होगा। और साधारण अपवाद का दूसरा वर्ग है सेक्शन 96 धारा 96 से लेकर धारा 106 सेक्शन 106 तक, जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। इसमें बचाव का आधार कार्य उचितता या कार्य का युक्तियुक्त होना या कार्य का न्यायानुमोदय या न्यायानुमत होना जरूरी है। सेक्शन 76 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 76 कहता है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। सेक्शन 76 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अ है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाता है, और अतः अ ने धारा 76 के उपरोक्त उल्लिखित सुसंगत भाग के अनुसार कोई आपराधिक कार्य नहीं किया, क्योंकि अविधि के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। समझ पा रहे होंगे आप। इलस्ट्रेशन यही बताता है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, जबकि क ने भीड़ पर गोली चलाई है, फिर भी उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करे। दृष्टांत ख देखेंगे अगर, तो यह क्लियर करता है कि न्यायालय का ऑफिसर क म को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर
और सम्यक जांच के तत्पश्चात यह विश्वास करके कि यह म है, य को गिरफ्तार कर लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि यहाँ इसे तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा। धारा 76 जो न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य के बारे में बताता है। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावनापूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा दी गई है। इसे ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का आदेश देते हैं, तो न्यायाधीश का यह आदेश धारा 77 के अंतर्गत सुरक्षित है। धारा 78 देखते हैं। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए तो अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं धारा 78 को कि जैसे कोई अभियुक्त है, उसे फांसी की सज़ा मिली है, तो उसे फांसी पे लटकाने वाला भी कोई व्यक्ति होगा। तो जो फांसी पे लटकाने वाला व्यक्ति है वह धारा 78 के अंतर्गत सुरक्षित है। यानी न्यायाधीश जो मृत्यु का दंडादेश देते हैं उन्हें धारा 77 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है, और अभियुक्त को फांसी पे लटकाने वाला व्यक्ति धारा 78 के अंतर्गत सुरक्षित है। धारा 77 और 78 के सम्मिलित उपबंधों का तात्पर्य अगर हम समझेंगे तो वह ऐसा होगा कि न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य पालन में सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। न्यायाधीशों द्वारा सद्भावनापूर्वक अब ऐसा कार्य किया गया है जो उनके कर्तव्य पालन में जरूरी है, तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा यदि उनको उस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। परंतु न्यायाधीशों को यह संरक्षण विधि विरुद्ध आचरण के लिए प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि यदि न्यायाधीश ने अपनी अधिकारिता के अंदर कार्य किया है तो उसे उस कार्य के लिए पूर्ण संरक्षण मिलेगा, चाहे उसने निहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग ही क्यों न किया हो। तो यहाँ पे न्यायाधीश को पूर्णतः बचाव प्राप्त होता है। इससे संबंधित एक केस है तायन बनाम रामलाल। इस मामले में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अधिकारिता में अपने पद के कर्तव्यों के पालन में कोई कार्य करता है अथवा करने की आज्ञा देता है तो वह उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में ये प्रश्न नहीं उठता कि क्या उसने सद्भावनापूर्वक वह कार्य किया था, और कोई कार्य इन धाराओं के अंतर्गत संरक्षित है अथवा नहीं, यह निर्धारित करते समय हम 4 प्रकार की बातों का विचार देखेंगे। कि पहला विचार यह होगा कि क्या वह न्यायिक अधिकारी न्यायिक कार्य कर रहा है, और दूसरा विचार क्या उसके द्वारा किया गया कार्य उसके क्षेत्राधिकार में है, और तीसरा यदि वह कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था तो क्या वह विश्वास करता था कि उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है, और चौथा क्या उसने ऐसा विश्वास सद्भावनापूर्वक किया था।
अगर ये 4 पॉइंट हैं तो न्यायाधीश द्वारा किया गया न्यायिकतः कार्य पूर्णतः बचाव प्राप्त करेगा। इस प्रकार धारा 76 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि धारा 76 का बचाव केवल वैध कार्यों तक ही सीमित है। अवैध कार्यों के लिए न तो माता पिता का, न तो मालिक का और न ही वरिष्ठ अधिकारी का आदेश प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। यानी अवैध कार्यों के लिए माता पिता या मालिक और या वरिष्ठ अधिकारी का आदेश प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। और धारा 76 जो है वह यह बताती है कि यदि कोई न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कोई न्यायिक निर्णय देता है, उस दशा में वह अपने इस अतिलंघन का उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, जब उसे इस बात का सद्भावनापूर्वक विश्वास हो कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करके निर्णय दे रहा है। और धारा 78 यह उस व्यक्ति के कार्य को संरक्षण प्रदान करती है जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया हो। इस धारा के अनुसार जल्लाद जो होते हैं, जल्लाद जो फांसी पर लटकाते हैं, वो क्या करते हैं? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में ही तो कार्य करते हैं ना। तो जो जल्लाद हैं, फांसी पर लटकाने वाले, उनको सुरक्षा 78 धारा में प्राप्त होती है। और न्यायाधीशों को जो फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो उन्हें धारा 77 में सुरक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार धारा 77 तथा 78 के अंतर्गत विधि की भूल बचाव में रखी जा सकती है, किंतु यह आवश्यक है कि कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए। धारा 79 यह विधि द्वारा न्याय अनुमत कार्यों को आपराधिक दायित्व से संरक्षा प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। जैसे इस धारा का दृष्टांत कि क प को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो क की हत्या प्रतीत होता है। क सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार य को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ क ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे बाद में यह बात ही साबित क्यों ना हो जाए कि यह प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है धारा 79 के लिए। यह स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोरा घासी 1978। इस वाद में अभियुक्त रात में खेती की रखवाली कर रहा था और मृतक चोरी के आशय से खेत में घुसा। शोर होने पे अभियुक्त ने समझा कि वहाँ एक जानवर घुस गया है। शोर की दशा में एक गतिशील वस्तु पर अभियुक्त ने तीर चला दिया। अभियुक्त को यहाँ पे धारा 79 के तहत बचाव मिल गया। एक अन्य केस में भाऊ शिवाजी बनाम मूली दयाल के प्रकरण में अभियुक्त एक पुलिस कांस्टेबल था ने एक सुबह प्रतिवादी को अपने बगल में कपड़े के 3 टुकड़े ले जाते हुए देखा। यह संदेह करते हुए कि कपड़ा चुराया हुआ था, वह परिवादी के पास गया और पूछताछ किया। परिवादी ने कुछ
ऐसे उत्तर दिए जो संतोषजनक नहीं थे और उसने कांस्टेबल को कपड़े की जांच नहीं करने दिया। इस पर दोनों में हाथापाई हुई। कांस्टेबल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने अभियुक्त को सदोष परिरोध के लिए अभियोजन प्रारंभ किया। मजिस्ट्रेट ने इन अपराधों के लिए उसे दोष सिद्ध किया, परंतु बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को गलत बताते हुए यह कहा कि कांस्टेबल ने सद्भावनापूर्वक इस विश्वास के अधीन कार्य किया था कि वह ऐसे अभियुक्त को रोकने के लिए विधिक रूप से न्यायानुमत था। और यहाँ पे धारा 79 के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल संरक्षण का हकदार था। तो धारा 79 आपको क्लियर हो गया होगा। धारा 80 यह विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना की बात करता है। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के बचाव से संबंधित है। धारा 80 सेक्शन 80 इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना तथा दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि क उचित सावधानी बरतता, यानी क की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं होता, तो उसका कार्य माफ़ी योग्य है और अपराध नहीं है। यदि क की ओर से उचित सावधानी का अभाव नहीं था, यानी उसने उचित सावधानी बरती, तो उस कार्य को माफ़ी मिल जाएगी और उसके द्वारा किया गया अपराध नहीं होगा। मतलब उसके द्वारा किया गया यह कार्य कि उसकी कुल्हाड़ी के फल से किसी की मृत्यु हो गई, यह कार्य अपराध नहीं होगा यदि उसने उचित सावधानी का ध्यान रखा है, लापरवाही नहीं बरती है। तो धारा 80 का बचाव लेने हेतु कुछ बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें ऐसे समझ सकते हैं। कार्य दुर्घटना या दुर्भाव से हुआ हो, ऐसा कार्य जो दुर्घटना से हो गया हो या दुर्भाग्य से हो गया, जिसमें जानबूझकर कार्य करने का कोई आशय नहीं रहा हो। और इसके लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वह कार्य किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो और दुर्घटना वैधिक साधनों द्वारा वैधिक रीति से किए गए किसी वैधिक कार्य का परिणाम हो। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि क और ख दो व्यक्ति जंगल में जंगली चूहा मारने गए। क ने सरसराहट की आवाज़ सुनकर उसे जंगली चूहा समझकर गोली चलाई, जिससे ख की मृत्यु हो गई। क इस धारा के अंतर्गत प्रतिरक्षित होगा क्योंकि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई। यद्यपि जिस बंदूक से अभियुक्त ने गोली चलाई वह बिना लाइसेंस की थी, किंतु बिना लाइसेंस के बंदूक का प्रयोग अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी बना सकता है, किंतु उसे दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत प्राप्त प्रतिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। और यह राज्य बनाम रंगा स्वामी के केस में निर्णित हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। एक अन्य महत्वपूर्ण केस जो धारा 80 से संबंधित है, सेक्शन 80
केस है जगेश्वर बनाम इम्परर। इस वाद में अभियुक्त घूंसे से एक व्यक्ति को मार रहा था। उसी समय उस व्यक्ति की पत्नी 2 महीने के बच्चे को अपने कंधे पर लिए हुए हस्तक्षेप किया। पत्नी ने हस्तक्षेप किया। अभियुक्त ने उस औरत पर भी प्रहार किया, किंतु उसका प्रहार बच्चे के सिर पर लग गया। उस चोट के फलस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो गई। तो यहाँ निर्णित हुआ कि चूँकि अभियुक्त एक वैधिक कार्य वैधिक रीति से नहीं कर रहा था, तो अतः वह धारा 80 का लाभ नहीं उठा सकता। और इस वाद में जो बात कही गई है उससे ही मिलता जुलता एक चतुरनाथ का मामला भी है। इस वाद में एक अंधेरी रात्रि को अ तथा स के बीच झड़प के दौरान अ ने स के सिर पर अपनी छड़ी से प्रहार किया। प्रहार को निवारित करने के आशय से स की पत्नी, जिसके गोद में बच्चा था, दोनों के बीच में आ जाती है। अ द्वारा किया गया प्रहार स को न लगकर बच्चे को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। न्यायालय ने यहाँ अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रहार परिवाद कर्ता अर्थात स के ऊपर गिरा होता तो उसे साधारण उपहति कारित हुई होती। अतः उसे साधारण उपहति कारित करने के लिए दोष सिद्धि प्रदान की गई। किसी भी व्यक्ति को लात मारकर उसने घर से बाहर निकालने का ढंग न्यायोचित नहीं है, चाहे वह एक अतिचारी ही क्यों न हो। तो विधि विरुद्ध कार्य के संपादन में यह दुर्घटना हो जाती है। तो क्या अभियुक्त को धारा 80 का लाभ मिल सकता है? इस संदर्भ में हम ऐसे समझेंगे कि यदि कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उपहति और कार्य के बचाव के बीच कारणात्मक संबंध नहीं था, तो अभियुक्त केवल विधि विरुद्ध कार्य के लिए ही उत्तरदायी होगा, दुर्घटना के दुखद परिणाम के लिए नहीं। इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक पॉकेट मार एक व्यक्ति का पर्स चुराने के आशय से उसके जेब में हाथ डालता है, जिसमें पहले से ही भरी हुई पिस्तौल रखी हुई है। पॉकेट मार के हाथ से पिस्तौल का घोड़ा दब जाता है, ट्रिगर दब जाता है तथा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस मामले में पॉकेट मार केवल पॉकेट मारी के लिए दोषी होगा, सदोष मानव वध के लिए नहीं, क्योंकि उसका आशय उस व्यक्ति को मार डालने या कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। अतः अभियुक्त तब तक दोषी नहीं होगा जब तक प्रश्नगत कार्य तथा परिणाम क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित न हो जाए। इस प्रकार आपने धारा 76, 77, 78, 79 और 80 को समझा। उम्मीद है आपने नोट्स भी बना लिया होगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और उम्मीद है आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।